प्रीवियस लेक्चर में हमने टेक्निक्स ऑफ डिफरेंशिएशन की बात की और उससे पहले हमने डेरिवेटिव्स बाय डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। उसमें हमने ये देखा कि अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो बेसिक फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में फंक्शंस मौजूद हैं तो उनके डेरिवेटिव्स जो है बाय डेफिनेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं और उसी के अंदर ये एक कॉम्प्लेक्सिटी ये होती है कि जब इन फंक्शन के कंपाउंड फंक्शंस बने या इनके जो कॉम्बिनेशंस बने, दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस कंबाइन हो और उनसे नए फंक्शंस बने, तो उन फंक्शंस के फिर डेरिवेटिव्स बाय डेफिनेशन कैलकुलेट करना पॉसिबल तो होगा, लेकिन काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी के बाद जो है वो उनकी इवेल्युएशन पॉसिबल है। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हमने कुछ रूल्स जो है वो डिफाइन किए, जैसे कि सम एंड डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल और एक्सपोनेंट रूल। इस तरह के रूल्स कि जिनके थ्रू हम दो फंक्शंस के सम, डिफरेंस, कोशेंट और प्रोडक्ट जैसे कंपाउंड फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर सकते थे। लेकिन उन्हीं कॉम्बिनेशन में से या जो ऑपरेशंस हैं फंक्शंस के ऊपर, उन्हीं ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन कंपोजिशन का भी है, यानी दो फंक्शन जब आपस में कंपोज होती हैं तो उससे भी एक नया फंक्शन बनता है। और यहाँ बात सिर्फ दो फंक्शंस तक भी नहीं है, दो से ज़्यादा फंक्शंस भी ऐसी हो सकती हैं जो कि कंपोज हों, उनकी कंपोजिशन के नतीजे में एक नया फंक्शन जो है वो वजूद में आए। और उस तरह के फंक्शन के डेरिवेटिव्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये फंक्शंस होती हैं, तो उनके डेरिवेटिव्स फिर बाय डेफिनेशन कैलकुलेट करना या उन रूल्स के सम, प्रोडक्ट और एक्सपोनेंट, कोशेंट के थ्रू हम कैलकुलेट तो नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो हम रूल यूज करेंगे उसे हम कहते हैं चेन रूल। इसके अलावा भी अगर फंक्शन हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म में डिफाइंड है तो इस तरह की सिचुएशन में भी हम फंक्शन का डेरिवेटिव चेन रूल के थ्रू ही मालूम कर सकते हैं। अब ये चेन रूल क्या है और ये कैसे वर्क करता है, इस पे बात करने से पहले हम देखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या हैं। जब हम फंक्शन की डेफिनेशन और फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ फंक्शन के ऑपरेशन में से एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन जो है वो कंपोजिशन का था, कि यानी हमारे पास दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस हों तो उनके ऊपर हम डिफरेंट ऑपरेशंस लगाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं फंक्शंस को, ऐड, सब्ट्रैक्ट। उसी तरह का एक ऑपरेशन है जो कि कंपोजिशन है, जो कि प्रोडक्ट से बिल्कुल डिफरेंट एक ऑपरेशन है, कि जिसमें दो फंक्शंस एक रूल के तहत जो है कंबाइन होती हैं और उससे एक नया फंक्शन जो है वो बनता है। और वो फंक्शन कैसे बनता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एफ, जी और एच है तो बहुत सारी कंपोजिशन बन सकती हैं, एफ ऑफ जी, एफ ऑफ एच या जी ऑफ एच। अगर रिवर्स ऑर्डर में देखें तो एच ऑफ एफ या जी ऑफ एफ या एच ऑफ जी। और हमें ये भी पता है कि कंपोजिशन के केस में एफ ऑफ जी जो है वो एक डिफरेंट फंक्शन है, जी ऑफ एफ एक डिफरेंट फंक्शन है, यानी इन जनरल ये दोनों आपस में आइडेंटिकल नहीं है। अब ये फंक्शंस कैसे हम फॉर्म करते थे वो एक रिव्यू देख लेते हैं। अगर एक फंक्शन हमारे पास f है, एक फंक्शन g है, और f ऑफ g अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो फंक्शन f के इनपुट को हम g से रिप्लेस कर देते हैं दोनों साइड्स में, तो ये हमें f ऑफ g ऑफ x मिल जाता है, यानी दोनों की कंपोजिशन। यानी इस केस में अगर हम x को g से रिप्लेस कर दें तो ये f ऑफ g ऑफ x बन जाएगा, इज इक्वल टू साइन g ऑफ x हो जाएगा। और g ऑफ x की वैल्यू चूंकि x² - 3 है तो ये साइन x² - 3 हो जाएगा, जो कि ये फंक्शन है। इसी तरह अगर हम h ऑफ f ऑफ x मालूम करना चाहें तो चूंकि h ऑफ x e पावर x ये फंक्शन मौजूद है तो h के इनपुट को हम f से रिप्लेस करेंगे। तो h का इनपुट x है, इसको f से रिप्लेस करेंगे तो h ऑफ f ऑफ x बन जाएगा, इज इक्वल टू e पावर f ऑफ x बन जाएगा। और f ऑफ x की वैल्यू चूंकि sin x है तो ये e पावर sin x बन जाएगा, जो कि ये फंक्शन है। इसी तरह रिमेनिंग ये दो फंक्शन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम आज का ये है कि अगर फंक्शन इस तरह की फॉर्म में हो, यानी इसमें दो फंक्शन की कंपोजिशन है, यहाँ पे दो फंक्शन की कंपोजिशन है, यहाँ पे भी दो फंक्शंस की कंपोजिशन है, यहाँ तीन फंक्शंस की कंपोजिशन है, तो इस तरह की एक कंपोजिशन फॉर्म में जो फंक्शंस है उनके डेरिवेटिव्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह एक और फॉर्म है जिसे हम कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। फंक्शन को जो है हम
फंक्शन को हम कहते हैं कि दो क्वांटिटीज या दो वेरिएबल्स के दरमियान एक रिलेशनशिप, और चूंकि रिलेशनशिप के बारे में हम ये जानते हैं कि वो उसकी डिस्क्रिप्शन दो तरह से हो सकती है। एक तो डायरेक्ट रिलेशनशिप हम डिस्क्राइब कर लेते हैं और दूसरा है इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप समझने के लिए एक जनरल एक बात जो है वो हम सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास दो अफराद हैं और दोनों अफराद जो है उनके दरमियान कोई रिलेशन है, तो हम दोनों का रिलेशन डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ए और बी जो है वो उन दोनों का कोई रिलेशन मौजूद है। हम ये कहना चाहें कि ए जो है वो बी का बेटा है, इस तरह, यानी ए इज सन ऑफ बी, इस तरह। लेकिन अगर हम इन दोनों का रिलेशन डायरेक्ट ना बताना चाहें या ना बता सकें तो इनडायरेक्ट हम इसका रिलेशनशिप बता सकते हैं। इनडायरेक्ट इस तरह के एक थर्ड पर्सन हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, सी, ए का सी से रिलेशन बताएंगे, बी का सी से रिलेशन बताएंगे। हम कहेंगे कि ए इज ब्रदर ऑफ सी एंड सी इज सन ऑफ बी। इसका मतलब भी ये हुआ कि ए इज सन ऑफ बी। तो मतलब ए और बी के दरमियान जो रिलेशनशिप था उसको हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, इनडायरेक्ट भी बता सकते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट बताने के लिए एक थर्ड पर्सन हमने इंट्रोड्यूस करवाया, उसके थ्रू हमने ए और बी का रिलेशन बता दिया। तो ये इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन जो है वो क्वांटिटीज के दरमियान भी है। दो क्वांटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसी को हम फंक्शन कहते हैं। तो अब उन रिलेशनशिप्स को हम डायरेक्ट भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इनडायरेक्ट वे में भी कर सकते हैं। डायरेक्ट वे में फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास x और y दो वेरिएबल्स हैं तो y इज इक्वल टू 2x, ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है x और y के दरमियान। या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये x और y के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लेकिन x और y के दरमियान इनडायरेक्टली भी हम एक रिलेशनशिप बता सकते हैं। उसके लिए हमें एक थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाना होगा, y का उस थर्ड वेरिएबल के साथ रिलेशन बताना होगा, x का भी उस थर्ड वेरिएबल के साथ रिलेशन बताना होगा। और ये एक जनरल प्रिंसिपल है कि अगर दो क्वांटिटीज का किसी सेम क्वांटिटी के साथ रिलेशन मौजूद हो तो उन दोनों वेरिएबल्स का आपस में भी कोई ना कोई रिलेशन लाजमी मौजूद होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर y का t के साथ रिलेशन मौजूद है, x का भी t के साथ रिलेशन मौजूद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x और y का आपस में भी कोई ना कोई रिलेशन है। और वो जो है वो डायरेक्ट रिलेशन क्या है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए मैथमेटिक्स के अंदर एक टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं एलिमिनेशन की, और एलिमिनेशन का काम ही ये होता है कि इनडायरेक्ट रिलेशनशिप्स की मदद से हम डायरेक्ट रिलेशनशिप में चले जाएं, यानी इनडायरेक्ट रिलेशनशिप से हम डायरेक्ट रिलेशनशिप्स हम कैलकुलेट करें। जैसे कि इस केस में है कि y का t के साथ रिलेशन मौजूद है, x का भी t के साथ रिलेशन मौजूद है, x y का डायरेक्ट रिलेशनशिप मौजूद नहीं है, लेकिन हम वो डायरेक्ट रिलेशनशिप मालूम कर सकते हैं एलिमिनेशन के थ्रू। एलिमिनेशन की एक टेक्निक है जिसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो और यहाँ जो थर्ड वेरिएबल t जो है उसको आप एलिमिनेट कर दें इन दोनों से, तो x और y के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप मिल जाएगा। जैसे कि इस केस में यहाँ से हम t की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि वो y ओवर 2 के बराबर हो जाएगा। t की ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये होगा y ओवर t, यहाँ पे x यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 शिफ्ट कर दें, x माइनस 1 इक्वल टू y ओवर t, 2 यहाँ शिफ्ट कर दें, 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू y। तो ये x और y के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप आ चुका है हमारे पास। तो बताने का मकसद ये है कि दो क्वांटिटीज के दरमियान अगर रिलेशनशिप इनडायरेक्ट वे में डिस्क्राइब्ड है तो इस तरह की डिस्क्रिप्शन को हम पैरामीट्रिक डिस्क्रिप्शन कहते हैं। और जो थर्ड वेरिएबल जो होता है जिसके साथ कॉमन रिलेशन होता है दोनों वेरिएबल्स का, उसे हम पैरामीटर कहते हैं। तो आज का क्वेश्चन ये है कि अगर फंक्शन हमारे पास इनडायरेक्ट वे में डिस्क्राइब्ड है यानी पैरामीट्रिक फॉर्म में डिस्क्राइब्ड है तो उसका डेरिवेटिव कैसे मालूम किया जाएगा। तो उसका डेरिवेटिव भी हम चेन रूल के थ्रू ही मालूम कर सकते हैं। यानी हमें y का डेरिवेटिव चाहिए x के रिस्पेक्ट से, लेकिन y और x का डायरेक्ट रिलेशनशिप मौजूद नहीं है। ये बात याद रखें कि इससे पहले जितने भी फंक्शंस हमने डिफरेंशिएट किए या जितने भी फंक्शन के डेरिवेटिव्स हमने मालूम किए एक वेरिएबल का दूसरे के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, तो उन दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप मौजूद था। अभी जो हम dy by dx कैलकुलेट कर रहे हैं वो ऐसी सिचुएशन में कर रहे हैं कि y का x के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप मौजूद नहीं है। तो ये टोटली एक डिफरेंट केस है। बाकी dy by dx तो हम पहले भी मालूम करते रहे अभी भी, लेकिन डिफरेंट सिचुएशन ये है कि यहाँ पे y और x का डायरेक्ट रिलेशनशिप मौजूद नहीं है। इसी तरह सेकंड केस में भी देख लें, x और y का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, x का थीटा के साथ रिलेशन है, y का भी थीटा के साथ है, तो x और y का भी जरूर कोई ना कोई डायरेक्ट रिलेशन होगा। हम चाहे तो वो मालूम भी कर सकते हैं, लेकिन इसी फॉर्म में रखते हुए हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू चेन रूल।
यानी y का x के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव, जबकि इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन गिवन ना हो। सेम सिचुएशन हमारे पास थर्ड केस में भी है। तो ये चेन रूल के लिए एक और सिचुएशन है कि जब वो एप्लीकेबल होता है। तो अब हम बात करते हैं चेन रूल की कि ये कैसे वर्क करता है। तो उसके लिए हम एक सिचुएशन लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और चेन रूल डिस्कस करने से पहले ये बताते चलें कि हमने ये बात पहले की है कि दो सिचुएशंस कम से कम ऐसी हैं जिनमें चेन रूल एप्लीकेबल है। एक, जब दो फंक्शन कॉम्पोजिशन की फॉर्म में हो और कॉम्पोजिशन का डेरिवेटिव मालूम करना हो, और दूसरा जब फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म में हो और उसका डेरिवेटिव मालूम करना हो, यानी दो वेरिएबल्स का डेरिवेटिव मालूम कर, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव मालूम करना हो, जबकि दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन मौजूद ना हो। लेकिन ये बात भी समझना बहुत जरूरी है कि अगर फंक्शन कॉम्पोजिशन की फॉर्म में है तो उसको पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फार्मूला पैरामीट्रिक के लिए अगर हम फार्मूला डिस्कस करें तो जो कॉम्पोजिशन है उसको भी हम पैरामीट्रिक में कन्वर्ट करके उसी फार्मूले के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इस केस में देखें, y एक फंक्शन है जो कि f और g की कंपोजिशन से बना है, यानी y जो फंक्शन है वो f और g की कंपोजिशन से बना है, और इसमें जो अंदर जो फंक्शन g ऑफ x है उसको अगर हम एक सिंगल वेरिएबल u कंसीडर करें, एक थर्ड वेरिएबल u लेबल करें, तो फिर y जो बन जाएगा वो इज इक्वल टू f ऑफ u बन जाएगा। यानी इस केस में देखें कि ये एक कंपोजिशन का फंक्शन था। अब इसमें हमने जब g को u सब्स्टिट्यूट किया तो ये u और g के दरमियान, u और x के दरमियान रिलेशनशिप आया, और ये u और y के दरमियान, यानी x का u के साथ रिलेशन और y का u के साथ रिलेशन, यानी x और y का डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं, और हमें डेरिवेटिव चाहिए y का x के रिस्पेक्ट से। अब देखते हैं कि यानी ये पैरामीट्रिक केस बन चुका है। अब पैरामीट्रिक केस में डेरिवेटिव मालूम कैसे करें, यानी उसके लिए चेन रूल बनेगा कैसे, ये चेन रूल है क्या? तो उसके लिए बहुत सिंपल है। अगर हमें y का डेरिवेटिव चाहिए x के रिस्पेक्ट से और दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्ट रिलेशनशिप मौजूद होगा। अगर इनडायरेक्ट रिलेशनशिप मौजूद है तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी थर्ड वेरिएबल के थ्रू, यानी y का भी किसी थर्ड, यानी जिसको हमने पैरामीटर का नाम दिया है, y का भी पैरामीटर के साथ रिलेशन मौजूद है, x का भी पैरामीटर के साथ रिलेशन मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप y का भी पैरामीटर के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लें, x का भी पैरामीटर के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लें और दोनों का कोशेंट ले लें, तो ये इसके लिए चेन रूल बन जाएगा। यानी इस केस में जो पैरामीटर हमारे पास है वो u है, यानी जो थर्ड वेरिएबल है वो हमारे पास u है, और y का डेरिवेटिव चाहिए x के रिस्पेक्ट से, और इन दोनों वेरिएबल्स का रिलेशन u के साथ मौजूद है, यानी जो कि हमारे लिए पैरामीटर है। तो dy by dx इक्वल होगा dy by du ओवर dx ओवर du, यानी dy का भी y का भी डेरिवेटिव लेंगे u के रिस्पेक्ट से और x का भी डेरिवेटिव लेंगे u के रिस्पेक्ट से, और दोनों को डिवाइड करेंगे। या इसको सिंपल फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करें तो ये बन जाता है dy by du, और इस dx by du को अगर हम मल्टीप्लाई में ले जाएं तो ये बन जाता है du by dx, क्योंकि ये फ्रैक्शनल रूल है कि अगर a ओवर b न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन हो, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन हो, और डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन को अगर हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना चाहें तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, dy by du था, dx ओवर du था, dx ओवर du को मल्टीप्लाई में ले जाना चाहे तो du ओवर dx हो जाएगा। तो पहली जो फॉर्म जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसको समझना बहुत ईजी है, यानी y का x के रिस्पेक्ट से आपको डेरिवेटिव चाहिए तो y का भी डेरिवेटिव ले लो उसी पैरामीटर के रिस्पेक्ट से, यानी u के रिस्पेक्ट से, यानी dy by du होगा ऊपर और नीचे होगा dx by du। बस आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो dy by du हो जाएगा और ये du by dx हो जाएगा, और ये हमारे लिए बन जाता है चेन रूल, और इसके थ्रू हमें dy by dx मिल जाएगा इजीली। तो चेन रूल की एक और भी फॉर्म है। अगर हम कंपोजिशन फॉर्म को जो है वो पैरामीट्रिक में ट्रांसफॉर्म ना करना चाहें और इसको कंपोजिशन फॉर्म में रख के ही डिफरेंशिएट करना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, और ऐसा करने के लिए क्या करना होगा, यानी dy by dx ऑफ f ऑफ g ऑफ x, यानी कंपोजिशन की फॉर्म में रख के ही हम इसका डेरिवेटिव मालूम करें, जिसका अल्टरनेट नोटेशन ये भी है क्योंकि f ऑफ g ऑफ x को ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, और डेरिवेटिव को dy by dx भी लिखा जाता है या प्राइम भी लिखा जाता है। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा इक्वल किसके होगा, फर्स्ट फंक्शन
जो सबसे एक्सटर्नल फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लिया जाएगा और जो इंटरनल फंक्शन है उसको एक वेरिएबल के तौर पे हम ट्रीट करेंगे, यानी इसको एक वेरिएबल के तौर पे ट्रीट करेंगे और सिर्फ एक्सटर्नल फंक्शन के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव मालूम करेंगे। फिर उसके बाद उसी के प्रोडक्ट में जो इंटरनल फंक्शन है उसका अलग से डेरिवेटिव लेंगे। तो ये इसके लिए फिर चेन रूल बन जाता है, यानी अगर कंपोजिशन की फॉर्म में ही रख के अगर हमने चेन रूल अप्लाई करना हो या डेरिवेटिव मालूम करना हो तो फिर ऐसे करेंगे। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि हमने मालूम करना है dy बाई डी एक्स और हमारे पास y की वैल्यू है कोसाइन ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ पे ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये एक कॉम्पोजिशन फंक्शन है, कॉस एक अलग फंक्शन है, एक्स क्यूब एक फंक्शन है, ये दो फंक्शंस की कॉम्पोजिशन है और इस कॉम्पोजिशन इन दोनों की कॉम्पोजिशन से एक नया फंक्शन है जो कि जिसको हमने y का नाम दिया है और हमें इस y का डेरिवेटिव चाहिए x के रिस्पेक्ट से। अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो हम इसको कॉम्पोजिशन की फॉर्म में ही रख के डिफरेंशिएट करें या तो इसको हम पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो पहले हमने यहाँ किया है इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके। पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें हम कि एक्स क्यूब जो इंटरनल फंक्शन है उसको हम u कंसीडर करें, यानी एक्स क्यूब को हम एक सिंगल वेरिएबल कंसीडर करें तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ u, क्योंकि एक्स क्यूब को हमने u कहा है तो y फिर बन जाएगा इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ u। तो ये देखें कि ये अब पैरामीट्रिक फॉर्म बन चुकी है, यानी ये तो डायरेक्ट रिलेशनशिप था लेकिन ये कॉम्पोजिशन की फॉर्म में था। तो इसको हमने सिंपल वे में जब ट्रांसफॉर्म किया पैरामीट्रिक फॉर्म में तो उसका ये हुआ कि फंक्शन सिंपल फॉर्म में तो आ चुका है, यानी ये देखें ये कोसाइन फंक्शन है सिंपल और ये सिंपल पावर रूल है। दोनों के डेरिवेटिव्स हम मालूम कर सकते हैं जो रूल्स हमने पहले डिफाइन किए, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे फिर वो डायरेक्ट रिलेशनशिप रहा नहीं, यानी y और x का रिलेशनशिप नहीं रहा। लेकिन अगर नहीं भी रहा तो हमारे पास चेन रूल मौजूद है कि y का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव चाहिए लेकिन डायरेक्ट रिलेशनशिप मौजूद नहीं है, तो हम पहले चेन रूल बनाते हैं, यानी dy बाई डी एक्स बराबर होगा किसके, तो यहाँ पे पैरामीटर हमारे पास u है तो वो बराबर होगा dy बाई डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी यू, और इसको अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, और यहाँ पे इनकी आप वैल्यूज कैलकुलेट करें। सबसे पहले बात करते हैं dy बाई डी यू। ये देखें y इज इक्वल टू कॉस ऑफ u है तो यहाँ पे d बाई डी यू अप्लाई करें, यानी u के रिस्पेक्ट से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि y का u के रिस्पेक्ट से रिलेशन मौजूद है, y और u का रिलेशन मौजूद है तो y का u के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव यानी कोसाइन का डेरिवेटिव, कोसाइन का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, यानी ये हमने लिख दिया d बाई डी यू ऑफ y मीन्स कोसाइन ऑफ u इंटू d बाई डी एक्स ऑफ u मीन्स एक्स क्यूब। हमने ये वैल्यूज भी यहाँ रख दी हैं, ये देखें d बाई डी यू, ये d बाई डी यू और ये y की जगह इसकी वैल्यू इंटू d बाई डी एक्स और ये u मीन्स ये रहा आपके पास u यानी एक्स क्यूब। अब देखें डेरिवेटिव ऑफ कोसाइन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये देखें कोसाइन का डेरिवेटिव हम कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि माइनस साइन है, तो वहां पहले हमने x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव मालूम किया था तो ये कोई मसला नहीं है। अगर u के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव मालूम करना है तो बस कोसाइन ऑफ u होना चाहिए, t के रिस्पेक्ट से तो कोसाइन ऑफ t होना चाहिए, तो ये आपके पास माइनस साइन ऑफ u, और x क्यूब का डेरिवेटिव पावर रूल अप्लाई करें तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इसका डेरिवेटिव बन जाएगा 3x स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ये माइनस 3x स्क्वायर साइन u, माइनस 3x स्क्वायर साइन u, और u की वैल्यू जो है वो x क्यूब है, यानी माइनस 3x स्क्वायर ये रहा, ये सॉरी ये 3x स्क्वायर ये रहा और माइनस साइन ये रहा, और u की जो एक्चुअल वैल्यू है x क्यूब ये हमने सब्स्टिट्यूट की है, और 3x स्क्वायर ये ध्यान में रखें कि ये एंगल है, ये 3x स्क्वायर एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है बल्कि इस पूरे का फैक्टर है, इसलिए हम 3x स्क्वायर को शुरू में मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब। तो ये चेन रूल की एक एप्लीकेशन थी एक प्रॉब्लम के ऊपर। इसी तरह एक और प्रॉब्लम है हमारे पास, फाइंड dw और dt। w एक वेरिएबल है, t एक वेरिएबल है, w का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट से चाहिए। इफ w इज इक्वल टू 10x एंड x इज इक्वल टू 4t क्यूब प्लस t। देखें ये नोट करें कि w का डेरिवेटिव चाहिए t के रिस्पेक्ट से, लेकिन w और t का डायरेक्ट रिलेशनशिप मौजूद नहीं है। w का रिलेशनशिप x के साथ मौजूद है और t का रिलेशनशिप भी x के साथ मौजूद है।
यानी W का T के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप एक थर्ड वेरिएबल के जरिए। तो यहाँ पे कौन सा थर्ड वेरिएबल है? W हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, T हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इन दोनों का किस थर्ड वेरिएबल के साथ रिलेशन मौजूद है? वो है X, क्योंकि W का भी X के साथ रिलेशन है और T का भी X के साथ रिलेशन है। तो ये जो X होगा ये हमारे लिए पैरामीटर है इस केस में। तो dw ओवर dt के लिए चेन रूल पहले हम बनाएंगे। और कैसे बनाना है हमने चेन रूल कि w को भी उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे, यानी x के रिस्पेक्ट से। तो ये dw ओवर dx हो जाएगा, ओवर dt ओवर dx हो जाएगा। और इसको जब सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके जाते हैं तो dw ओवर dx ये रहा, और dt ओवर dx को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो ये dx ओवर dt हो जाएगा। तो ये इसके लिए चेन रूल बना। अब देखें d बाई डी एक्स, ये रहा d बाई डी एक्स, और ये w की वैल्यू 10x, और ये d बाई डी टी ये रहा, x की वैल्यू देखें 4t क्यूब प्लस t ये रहा। अब 10x का डेरिवेटिव हम पहले पढ़ चुके हैं, ये सेकेंड स्क्वायर x है, और 4t क्यूब 4 बाहर आएगा, t क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर हो जाएगा, 3t स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करो 12t स्क्वायर हो जाएगा, और t का डेरिवेटिव 1। और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो डेरिवेटिव बनता है वो बनता है सेकेंड स्क्वायर 4t क्यूब प्लस t इंटू 12t स्क्वायर प्लस 1। और चूंकि यहाँ पे हमने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, और इसको चूंकि ये पूरा जो है वो एंगल का फैक्टर नहीं है, ये इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फैक्टर है, इसलिए 12t स्क्वायर प्लस 1 को हमने सेकेंड स्क्वायर 4t क्यूब प्लस t से पहले इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ एक और चीज है, यहाँ पे एक्चुअली जो फर्स्ट एग्जांपल था हमारा कि फंक्शन y इज इक्वल टू कॉज ऑफ x क्यूब, यानी ये बिल्कुल वही फंक्शन है जो हम एग्जांपल 1 में सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन वहां पे हमने ये किया था कि इसको पहले पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर इसके ऊपर चेन रूल हमने अप्लाई किया। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि हम इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट किए बगैर भी इसका डेरिवेटिव मालूम कर सकते हैं, उसको भी हम चेन रूल ही कहते हैं। और उसके लिए हमारे पास जो चेन रूल है वो ये है। मैंने कहा था कि फिर अगर एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है, जो भी है, तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाएगा। यानी अगर हम एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स अगर इसको कंसीडर करें, ये कॉस को एफ कंसीडर करें और एक्स क्यूब को अगर हम जी कंसीडर करें, तो ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है। तो इसका डेरिवेटिव होगा फिर एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी प्राइम ऑफ एक्स। यानी सबसे पहले डेरिवेटिव हम लेंगे कोस का, कोसाइन का हम पहले डेरिवेटिव लेंगे, और एक्स क्यूब को हम एक सिंगल वेरिएबल के तौर पे ट्रीट करेंगे। यानी यूं समझे कि ये एक्स क्यूब नहीं है हमारे लिए, थोड़ी देर के लिए हम कंसीडर करें, एज्यूम करेंगे कि ये एक्स ही है। यानी कोसाइन ऑफ एक्स का क्या डेरिवेटिव हो सकता है, यानी एक सिंगल वेरिएबल है एक्स क्यूब, इसका अंदर जितना भी फंक्शन होगा उसको हम एक सिंगल वेरिएबल ही कंसीडर करेंगे। तो जस्ट हमने ये देखना कि कोसाइन का डेरिवेटिव क्या है। कोसाइन का डेरिवेटिव है माइनस साइन, और अंदर जो भी फंक्शन होगा उसको हम एज इट इज लिख देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कोसाइन ऑफ एक्स क्यूब, तो सबसे पहले डेरिवेटिव हम लेंगे कोसाइन का जो कि होगा माइनस साइन एक्स क्यूब, और फिर हम एक्स क्यूब का अलग से डेरिवेटिव लेंगे उसके साथ, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब विच इज 3x स्क्वायर। तो बस ये बन जाता है हमारे पास, इसको अगर हम शुरू में लिख दें तो माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब, ये रहा माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब। और एग्जाम्पल 1 में भी हमने ये देखा था कि जब हमने इस फंक्शन को पहले पैरामेट्रिक में कन्वर्ट किया फिर चेन रूल अप्लाई किया तब भी यही रिजल्ट आया था। अभी हमने इसको पैरामेट्रिक में कन्वर्ट किए नहीं, इसको पैरामेट्रिक में कन्वर्ट किए बगैर डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट किया थ्रू दिस चेन रूल, तब भी इसका रिजल्ट वैसे का वैसे ही है, बिल्कुल सेम रिजल्ट है दोनों का। तो इसका मतलब भी ये हुआ कि आप कंपोजिशन के जो फंक्शंस हैं उनको पैरामेट्रिक में ट्रांसफॉर्म करके उसके ऊपर चेन रूल लगा, वो जो चेन रूल है उसके लिए वो लगा के भी आप डेरिवेटिव हासिल कर सकते हैं, या डायरेक्ट जो चेन रूल है कि जिसमें जितनी भी फंक्शन कंपोजिशन की फॉर्म में 1 बाय 1 आपने उनको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करते जाना है 1 बाय 1 शुरू से। तो इस तरह भी हम फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सटेंडेड चेन रूल है। एक्सटेंडेड चेन रूल का ये मतलब है कि चूंकि अभी तक हमारी बातचीत चल रही है दो फंक्शंस तक, यानी दो फंक्शंस की कंपोजिशन और उनका डेरिवेटिव,
तो आप एक्सटेंडेड का मतलब ये है कि फंक्शन की कंपोजिशन जरूरी नहीं कि दो ही फंक्शंस की कंपोजिशन हो, वो दो से ज्यादा फंक्शंस भी हो सकती हैं, 3 फंक्शंस, 4 फंक्शंस, उससे भी ज्यादा फंक्शंस, उनकी कंपोजिशन हो सकती है। हमने यहाँ पे पहले ये यहाँ पे जो दिखाया है उसमें देखें 3 फंक्शंस की कंपोजिशन है, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, यानी 3 फंक्शंस है उनकी कंपोजिशन। तो उसके डेरिवेटिव के लिए क्या चेन रूल होगा? 4 फंक्शंस अगर हों, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ आर ऑफ एक्स अगर हो, 4 फंक्शंस की कंपोजिशन हो, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो देख लें इसका डेरिवेटिव क्या हो सकता है। तो अगर हमारे पास 3 फंक्शंस की कंपोजिशन है तो शुरू से सबसे फर्स्ट फंक्शन हमारे पास f है, तो उसको डिफरेंशिएट करना है और उसके अंदर जो फंक्शंस है उनको आपने एज इट इज लिखना है। फिर उसी के प्रोडक्ट में सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और उसके अंदर जो फंक्शंस है उनको एज इट इज लिखना है। फिर इसी तरह थर्ड फंक्शन जो कि h है उसका डेरिवेटिव लेना है और उसके बाद उसके अंदर तो कोई फंक्शन नहीं है, तो 3 ही फंक्शंस थी, तो अब आपने सबसे एक्सटर्नल जो फंक्शन है उससे स्टार्ट करना है, उसका डेरिवेटिव लेना है, बाकी इंटरनल जितने फंक्शंस हैं उनको एज इट इज लिखना है, उनको यानी एक वेरिएबल के तौर पे अपने ट्रीट करना है, एक सिंगल वेरिएबल के तौर पे ट्रीट करना है, हालांकि वो एक फंक्शंस होंगी फिर भी अपने उनको एक सिंगल वेरिएबल के तौर पे ट्रीट करना है। फिर उसके बाद सेकंड फंक्शन पे आएंगे, उसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर थर्ड फंक्शन पे। इसी तरह अगर 4 फंक्शंस हैं तब भी यही होगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, उसके अंदर जितने भी फंक्शंस उनको एज इट इज लिखेंगे, उनको एक सिंगल वेरिएबल के तौर पर ट्रीट करेंगे। इसी तरह फिर उसी के प्रोडक्ट में सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे जो कि g है, उसका डेरिवेटिव लिया जाएगा, उसके अंदर जितने फंक्शंस हैं उनको एज इट इज लिखेंगे। फिर थर्ड फंक्शन h का डेरिवेटिव लिया जाएगा जो कि उससे अंदर है, फिर उसके बाद उसके अंदर जो फंक्शन है उसको एज इट इज लिखा जाएगा और लास्ट में जो सबसे इंटरनल फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लिया जाएगा। तो ये न सिर्फ 4 फंक्शन बल्कि इससे ज्यादा के लिए भी हम बिल्कुल इसी वे में इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, 5 फंक्शन, 6 फंक्शन, 10 और उससे भी ज्यादा फंक्शंस के लिए। इसी एक्सटेंडेड रूल के ऊपर हम एक प्रॉब्लम देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है, और ये प्रॉब्लम है कि डी बाई डी एक्स हमने मालूम करना है, डेरिवेटिव मालूम करना है किस फंक्शन का? कोसाइन ऑफ रेडिकल टेंजेंट एक्स क्यूब माइनस 2। इसके अंदर देखें 4 फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन कोसाइन का है, दूसरा फंक्शन रेडिकल का है, तीसरा फंक्शन टेंजेंट का है, चौथा फंक्शन एक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 2। तो ये 4 फंक्शंस की कॉम्पोजिशन है। इस तरह की कॉम्पोजिशन का डेरिवेटिव हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बिल्कुल इसी एक्सटेंडेड जो मैंने रूल बताया है, चेन रूल, एक्सटेंडेड चेन रूल, उसके थ्रू, यानी इसको फिर पैरामीट्रिक वगैरह में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब कर भी सकते हैं लेकिन हम डायरेक्ट इसका जो है वो डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे इसी एक्सटेंडेड रूल के थ्रू। सबसे पहले हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, सबसे एक्सटर्नल जो फंक्शन है वो है कोसाइन का। कोसाइन का डेरिवेटिव हमें पता है माइनस साइन होता है, तो ये मैंने लिख दिया माइनस साइन, और अंदर जितने भी फंक्शंस है उनको आपने लिखना है एज इट इज। फिर इसके साथ आपने प्रोडक्ट में डेरिवेटिव लिखना है सेकंड फंक्शन का, और सेकंड फंक्शन कौन सा है मेरे पास? यानी मैंने डेरिवेटिव लिख दिया किस चीज का? सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन मेरे पास रेडिकल का है। किस चीज का रेडिकल है? टेंजेंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2 का रेडिकल है। तो मैंने टेंजेंट एक्स क्यूब माइनस 2 का रेडिकल को मैंने 1/2 लिख दिया और इसका मैंने ये डेरिवेटिव लिख दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और उसके अंदर जितना फंक्शन है उसको एज इट इज लिखेंगे। लिखने के बाद फिर उसी के प्रोडक्ट में सेकंड जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे, यानी इस वक्त में रेडिकल का डेरिवेटिव मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो फंक्शन एज इट इज जो शुरू में जो डेरिवेटिव है ये तो आ चुका है, अब डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है इस चीज के ऊपर। यानी अब ये देखें कि अब यहाँ पे ही रेडिकल है, रेडिकल का मतलब एक्सपोनेंट, कांस्टेंट एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट रूल अप्लाई होगा यहाँ पे। तो एक्सपोनेंट रूल क्या है कि एक्सपोनेंट इसका कोएफिशिएंट बन जाएगा और एक्सपोनेंट से 1 रिड्यूस हो जाएगा, और बाकी अंदर जो फंक्शन है उनको बिल्कुल आपने एज इट इज यानी एक वेरिएबल के तौर पे आपने ट्रीट करना है इसको। तो ये मैंने इसको एज इट इज लिख दिया और इसके ऊपर सिर्फ मैंने एक्सपोनेंट रूल अप्लाई कर दिया। यानी रेडिकल का डेरिवेटिव लेने के बाद फिर उसके अंदर जाना है, उसके अंदर कौन सा फंक्शन है? टेंजेंट। तो इसके प्रोडक्ट में फिर मैं डेरिवेटिव लूंगा टेंजेंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2 का। तो फिर ये देखें ये लिख दिया मैंने इसको, ये 1/2 को मैंने सिर्फ शुरू में लिखा है, बाकी ये भी लिख दिया मैंने। ये 1/2 से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो ये -1/2 हो जाएगा। अब डेरिवेटिव है किस चीज का? टेंजेंट का। ये तीसरा फंक्शन था हमारा। टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स में हम पढ़ चुके हैं कि टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर है। तो ये मैंने लिख दिया सेकेंड स्क्वायर, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इज सेकेंड स्क्वायर, और अंदर जो फंक्शन है उसको एज इट इज लिखना है आपने। लिखने के बाद फिर जो अंदर फंक्शन है उसका अलग से डेरिवेटिव लेना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2। अब देखें
यहाँ पे जो फंक्शन है ये सारा मैंने लिख दिया। तो ये जो x क्यूब माइनस 2 है इसका क्या डेरिवेटिव होगा, यानी डी बाई डी एक्स अप्लाई हो रहा है आखिरी फंक्शन पे। तो x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर पावर रूल के थ्रू, माइनस 2 का डेरिवेटिव होता है 0, तो ये 3x स्क्वायर इसका डेरिवेटिव है। तो 3x स्क्वायर जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। बाकी ये फंक्शन ऐसे लिख दिया मैंने। ये फंक्शन चूंकि पावर माइनस 1/2 है, इसको आप नीचे भी लेके जा सकते हैं, उसको रेडिकल में लिख सकते हैं, या आप इसी फॉर्म में लिखना चाहते हो इसी फॉर्म में ही रख दें इसको, सेकेंड स्क्वायर दिस वन सेकेंड स्क्वायर x क्यूब माइनस 2 बस। तो ये इस फंक्शन का फाइनल डेरिवेटिव है। तो यूं जो चेन रूल की एक्सटेंडेड फॉर्म है इसको हम अप्लाई कर सकते हैं 4 फंक्शन की कॉम्पोजिशन के ऊपर भी, बल्कि 4 से ज्यादा की भी अगर कॉम्पोजिशन हो उसके ऊपर भी हमने बिल्कुल इसी वे में ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो हमें रिक्वायर्ड डेरिवेटिव मिल जाएगा।